दादा के निधन के बाद वकील का फोन आया था। हवेली अब आपके नाम है, लेकिन एक शर्त है, आपको वहां कम से कम 1 महीना रहना होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोशन और मैं लेके आता हूं आपके लिए रोज डर से भरी हुई रहस्यमयी कहानियां। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको हमारी कहानी आसानी से मिलती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हवेली शहर के पुराने हिस्से में थी, जहां सड़कें इतनी संकरी थीं कि 2 लोग कंधे से कंधा छूकर निकलते तो तीसरे को दीवार से सट जाना पड़ता। हवेली के बाहर एक जर्जर नेम प्लेट लटक रही थी, पंडित शंभुनाथ मिश्र, वही उसके दादा का नाम था। दरवाजा खोलते ही अद्वैत को लगा जैसे किसी ने भीतर से सांस रोकी हो। हवा बंद थी पर पर्दे हल्के हल्के हिल रहे थे। शायद खिड़की खुली होगी, उसने खुद को समझाया। अंदर कदम रखते ही फर्श ने कराहते हुए उसका स्वागत किया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। एक तस्वीर में दादा के साथ 5 और लोग खड़े थे। सबकी आंखें अजीब तरह से धुंधली थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर खुरच दी हों। अद्वैत ने तस्वीर उतारकर पास से देखा। खरोंचें ताजा नहीं थीं, लेकिन इतनी पुरानी भी नहीं कि समय की मार लगे। उसी रात उसने पहली बार वह आवाज सुनी, जैसे कोई लकड़ी पर उंगलियों से दस्तक दे रहा हो। आवाज ऊपर वाले कमरे से आ रही थी, वही कमरा जहां दादा अंतिम दिनों में रहा करते थे। सीढ़ियां चढ़ते समय हर पायदान चरमराता मानो चेतावनी दे रहा हो। ऊपर पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई। कमरे का दरवाजा आधा खुला था, अंदर खूब अंधेरा था। अद्वैत ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। रोशनी के घेरे में धूल के कण तैर रहे थे। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी, जो हल्के हल्के झूल रही थी। कमरे में कोई नहीं था। हवा होगी, उसने फिर खुद को समझाया, पर खिड़कियां बंद थीं। अचानक उसके पीछे से धीमी फुसफुसाहट आई, तू आ गया। वह पलटा, कोई नहीं। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे लगा आवाज बाहर तक सुनाई दे रही होगी। उसने पूरे कमरे की तलाशी ली। अलमारी, बिस्तर के नीचे, पर्दे के पीछे कुछ नहीं। जब वह बाहर निकलने लगा, उसकी नजर फर्श पर पड़ी। धूल में उभरे ताजा पदचिह्न, नंगे पांव के, और वे पदचिह्न उसके अपने जूतों के निशानों के ऊपर ऊपर बने थे, जैसे कोई उसके कदमों पर कदम रखकर चल रहा हो। उस रात अद्वैत को नींद नहीं आई। वह नीचे वाले कमरे में बैठा रहा, आंखें दरवाजे पर टिकाए। सुबह होते ही उसने पड़ोस में रहने वाली वृद्धा सावित्री काकी से मुलाकात की। काकी, दादा के बारे में कुछ बताइए, उसने पूछा। सावित्री काकी का चेहरा एक पल को सफेद पड़ गया। तुम्हें नहीं बताया गया? उन्होंने धीमे से कहा। क्या तुम्हारे दादा अकेले नहीं रहते थे उस हवेली में? और कौन था? काकी ने गहरी सांस ली। 25 साल पहले तुम्हारे दादा ने 5 लोगों के साथ एक साधना शुरू की थी। कहते हैं वे आत्माओं से बात कर सकते थे, पर एक रात कुछ गलत हो गया। कैसा गलत? अगले दिन 4 लोग मृत मिले, 5वां गायब। अद्वैत का गला सूख गया और दादा, वे जिंदा थे पर बदल गए थे। कहते थे वह अब भी यही है, बस दिखता नहीं। अद्वैत के कानों में रात की फुसफुसाहट गूंज उठी, तू आ गया। उस शाम जब वह हवेली लौटा, दरवाजा खुला मिला। वह तो सुबह बंद करके गया था। अंदर घुसते ही उसे लगा जैसे घर की दीवारें थोड़ी और सिकुड़ गई हों। हवा भारी थी। दीवार पर टंगी हुई वही तस्वीर अब फर्श पर पड़ी थी। कांच टूटा हुआ, और इस बार तस्वीर में 5 चेहरों पर खरोंच नहीं थी। सिर्फ एक चेहरा गायब था। वह चेहरा अद्वैत का था। उसने कांपते हाथों से तस्वीर उठाई। तभी ऊपर से वही था कि इस बार आवाज ज्यादा तेज थी, जैसे कोई दरवाजे के अंदर से बाहर निकलना चाहता हो। अद्वैत ने हिम्मत जुटाई और फिर सीढ़ियां चढ़ गया। ऊपर पहुंचकर उसने देखा दादा के कमरे का दरवाजा पूरी तरह बंद था। अंदर से थक थक, कौन है? उसकी आवाज कांप रही थी। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा नहीं था। कमरे में दीपक जल रहा था और कुर्सी पर कोई बैठा था। वह आकृति धीरे धीरे सिर उठाने लगी। चेहरा वही था, अद्वैत का, पर आंखें पूरी तरह काली। आकृति मुस्कुराई। तू देर से आया, उसने कहा। मैं कब से इंतजार कर रहा था अपने नए शरीर का। अद्वैत चीख पड़ा और दीपक बुझ गया। जब अद्वैत की आंख खुली, वह अपने ही बिस्तर पर था। खिड़की से सुबह की रोशनी अंदर आ रही थी। सपना था। उसने राहत की सांस ली, पर उसके हाथ पर गहरे नाखूनों के निशान थे। वह भागकर ऊपर वाले कमरे में गया।
दरवाजा खुला था, अंदर सब सामान्य, कुर्सी स्थिर, कोई दीपक नहीं। मैं पागल हो रहा हूं, उसने बुदबुदाया। तभी उसकी नजर दीवार पर टंगे पुराने दर्पण पर पड़ी। दर्पण में उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, जबकि उसके होंठ स्थिर थे। वह जड़ हो गया। प्रतिबिंब ने धीरे धीरे सिर तिरछा किया। तुझे लगा इतना आसान होगा? आवाज सीधे उसके दिमाग में गूंजी। अद्वैत पीछे हटना चाहता था, पर उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। दर्पण की सतह तरल होने लगी जैसे पानी हो। प्रतिबिंब ने हाथ बाहर निकाला, ठंडा बर्फ जैसा। तेरे दादा ने मुझे बुलाया था, वह बोला, पर कीमत चुकाने से डर गए। अब तू देगा। अचानक अद्वैत को याद आया दादा की डायरी। वह भागकर नीचे आया और पुरानी अलमारी से डायरी निकाली। पन्ने पीले पड़ चुके थे। एक पन्ने पर लिखा था, वह दर्पण में बंधा है, जब तक कोई उसका स्थान न ले वह मुक्त नहीं होगा। यदि मेरे वंश का कोई लौटे तो सावधान रहे। अद्वैत का दिल बैठ गया। ऊपर से कांच टूटने की आवाज आई। वह दौड़कर ऊपर गया। दर्पण चटक चुका था, दरारों में काला धुआं भर रहा था, और उसके सामने वही काली आंखों वाला दूसरा अद्वैत खड़ा था। समय पूरा, उसने कहा। कमरे की दीवारें कांपने लगीं, हवा में फुसफुसाहटें भर गईं, 5 अलग अलग आवाजें। अद्वैत को अचानक समझ आया, वे 5 लोग जिनकी तस्वीर थी, वे मुक्त नहीं हुए थे, वे इसी दर्पण में कैद थे। अगर मैं खुद को न दूं, उसने चिल्लाकर पूछा। दूसरा अद्वैत हंसा, तो मैं खुद ले लूंगा। अचानक अद्वैत ने पूरी ताकत से डायरी उठाई और दर्पण पर दे मारी। कांच पूरी तरह टूट गया। एक चीख गूंजी, इतनी तीखी कि कानों से खून रिसने लगा। काला धुआं कमरे में फैल गया, फिर धीरे धीरे छत की दरारों में समा गया। सब शांत, फर्श पर सिर्फ टूटे कांच के टुकड़े थे। अद्वैत कांपते हुए नीचे बैठ गया। उसे लगा सब खत्म हो गया, पर तभी उसने महसूस किया कुछ बदला है। कमरे के कोने में पड़ा छोटा सा दर्पण अब साफ था। उसने उसमें झांका। प्रतिबिंब सामान्य था, पर जैसे ही वह मुड़ा, दर्पण में उसका प्रतिबिंब खड़ा रहा और धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। नीचे से सावित्री काकी की आवाज आई, अद्वैत बेटा सब ठीक है? वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा। हर पायदान पर उसके कदमों की आवाज के साथ एक और कदम की आहट गूंज रही थी। ठक ठक ठक। हवेली ने एक और सांस ली, और इस बार वह अकेला नहीं था। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए अद्वैत ने तय कर लिया था, वह अब इस हवेली में एक रात भी नहीं रुकेगा। नीचे आंगन में पहुंचते ही उसने दरवाजा खोला। बाहर वही तंग गली थी। सुबह की धूप दीवारों से टकराकर अंदर झांक रही थी। दूर कहीं मंदिर की घंटी बज रही थी, शायद काशी विश्वनाथ मंदिर से। सावित्री काकी दरवाजे पर खड़ी थी। बेटा तेरी आवाज आई थी ऊपर से, सब ठीक है ना? अद्वैत ने उनकी ओर देखा। कुछ अजीब था, उनकी आंखों में हल्की सी चमक, वही काली चमक। हाँ काकी सब ठीक है, उसके मुंह से निकला, पर उसे यकीन नहीं था कि यह उसने कहा था। जैसे शब्द उसके भीतर से नहीं कहीं और से आ रहे हों। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं, पर उसके कान के पास एक ठंडी फुसफुसाहट आई। भागकर कहां जाएगा? अद्वैत ने काकी को कुछ कहे बिना दरवाजा बंद कर दिया। वह समझ चुका था यह अब सिर्फ हवेली तक सीमित नहीं रहा। वह ऊपर गया, अपना बैग उठाया और जल्दी जल्दी कपड़े भरने लगा। तभी कमरे का तापमान गिरने लगा, सांस से धुआं निकलने लगा। दीवार पर टंगी घड़ी उलटी दिशा में घूमने लगी, टिक टिक टिक, फिर ठक ठक। इस बार आवाज हवेली के हर कोने से आ रही थी। अद्वैत ने बैग छोड़ दिया। तुझे क्या चाहिए? वह चीखा। कमरे की हवा भारी हो गई। सामने दर्पण के टूटे टुकड़े खुद ब खुद खिसक कर एक वृत्त में जमने लगे। कांच के टुकड़े हवा में उठे, घूमे और फिर एक अधूरा दर्पण बन गया। उस अधूरे दर्पण में उसका प्रतिबिंब दिखा, पर अकेला नहीं। उसके पीछे 5 धुंधली आकृतियां खड़ी थीं, उन्हीं 5 लोगों की। प्रतिबिंब ने धीरे धीरे सिर झुकाया। तूने समझा था दर्पण तोड़ने से हम मुक्त हो जाएंगे। उसकी आवाज अब गूंज नहीं, गर्जना थी। हम दर्पण में नहीं, तेरे खून में बंधे हैं। अद्वैत के दिमाग में जैसे बिजली कौन थी। दादा की डायरी के आखिरी पन्ने की अधूरी पंक्ति, यदि वंशज स्वयं को त्याग दे तभी चक्र टूटेगा। त्याग, उसने बुदबुदाया। दूसरा अद्वैत मुस्कुराया। जीवन का। कमरे की दीवारों से काले हाथ निकलने लगे, ठंडे, बेजान पर मजबूत। वे उसके पैरों को जकड़ने लगे। अद्वैत ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। मैं तुम्हें अपना शरीर नहीं दूंगा, वह चिल्लाया।
हमें शरीर नहीं चाहिए, पांचों आवाजें एक साथ बोली। हमें प्रवेश चाहिए। अचानक उसके भीतर तेज जलन हुई, जैसे नसों में आग दौड़ रही हो। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे लगा उसकी चेतना पीछे धकेली जा रही है, जैसे कोई उसे उसके ही दिमाग के कोने में बंद कर रहा हो। तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ी दादा की टूटी माला। वह किसी तरह झुका माला उठाई और अपनी कलाई में कसकर लपेट ली। आपने गलती की थी दादा, उसने दांत भींचकर कहा, पर मैं नहीं करूंगा। उसने आंखें बंद की और जोर से बोला, मैं स्वेच्छा से इस श्राप को समाप्त करता हूं, मुझे ले जाओ, पर किसी और को मत छूना। कमरा अचानक शांत हो गया। काले हाथ गायब, दर्पण के टुकड़े गिरकर बिखर गए। कुछ क्षण तक सन्नाटा रहा, फिर अद्वैत की देह जमीन पर गिर पड़ी। सावित्री काकी हवेली के बाहर खड़ी थी। दरवाजा खुला था। अंदर आंगन में अद्वैत बैठा था, शांत, स्थिर। बेटा सब ठीक है? उन्होंने पूछा। अद्वैत ने धीरे धीरे सिर उठाया। इस बार उसकी आंखें सामान्य थीं, चेहरा थका हुआ पर शांत। सब ठीक है काकी, उसने मुस्कुराकर कहा। और सचमुच हवेली में अब कोई थक थक नहीं थी, न फुसफुसाहट, न ठंडा झोंका। कुछ दिन बाद अद्वैत ने हवेली बेच दी और शहर छोड़ दिया। लोग कहते हैं हवेली अब खाली है, पर कभी कभी आधी रात को उस गली से गुजरने वाले कहते हैं उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, ठक ठक, और हवेली की टूटी खिड़की में एक चेहरा दिखता है, शांत, मुस्कुराता हुआ। वह अद्वैत जैसा दिखता है, पर उसकी आंखें पूरी तरह काली होती हैं। हवेली बिक चुकी थी। नए मालिक, एक व्यापारी परिवार ने उसे सस्ते दाम में खरीद लिया। उनका मानना था कि भूत वूत कुछ नहीं होता। पुरानी इमारत थी, थोड़ी मरम्मत होगी और किराए पर चढ़ जाएगी। पहली रात सब सामान्य रहा। दूसरी रात घर की सबसे छोटी बेटी त्रिशा ने कहा, मां ऊपर वाले कमरे में कोई चलता है। मां ने हंसकर टाल दिया। पुराना घर है, लकड़ी बैठती है तो आवाज करती है। तीसरी रात ठक 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 आवाज सिर्फ ऊपर से नहीं, दीवारों के भीतर से आ रही थी। व्यापारी श्री अग्रवाल टॉर्च लेकर ऊपर गए। वही पुराना कमरा, वही जगह जहां कभी दर्पण था। दीवार अब नई पलस्तर से ढकी थी, पर जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, टॉर्च झिलमिलाने लगी। कमरे के बीचों बीच फर्श पर कांच का एक छोटा सा टुकड़ा रखा था। उन्होंने झुककर उसे उठाया। उस छोटे से टुकड़े में उन्हें अपना चेहरा दिखा, पर पीछे कोई और खड़ा था। उन्होंने तुरंत पलटकर देखा, कमरा खाली। फिर से कांच में झांका। अब प्रतिबिंब में उनके पीछे 5 धुंधली आकृतियां थीं और बीच में एक युवा आदमी, शांत, मुस्कुराता हुआ। नहीं, उनके मुंह से निकला। कांच का टुकड़ा अचानक उनकी उंगलियों में चुभ गया। खून की एक बूंद उस पर गिर पड़ी और उसी क्षण कमरे की हवा जम गई। दीवार पर नई पलस्तर में दरारें उभरने लगीं। वे दरारें फैलती गईं, आपस में जुड़ती गईं, और कुछ ही पलों में दीवार पर फिर वही दर्पण सा आकार बन गया। दरारों के बीच काला अंधेरा था। उस अंधेरे से आवाज आई, स्वागत है। अग्रवाल पीछे हटे, पर दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। नीचे उनकी पत्नी ने घड़ी देखी। रात के ठीक 12:12। ऊपर से एक तीखी चीख गूंजी, फिर सन्नाटा। अगले दिन पुलिस आई। कमरा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ा गया। कमरा खाली। फर्श पर सिर्फ कांच का एक छोटा टुकड़ा और दीवार पर उभरी 5 हथेलियों के निशान। अग्रवाल कभी नहीं मिले, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक नए अपार्टमेंट की बालकनी में अद्वैत खड़ा था। हवा शांत थी। उसकी आंखें सामान्य दिखती थीं, पर जब वह भीतर आया और बाथरूम के दर्पण में देखा, प्रतिबिंब ने कुछ क्षण देर से उसकी हरकत दोहराई। फिर प्रतिबिंब ने धीरे से फुसफुसाया, 1 गया, 4 बाकी। अद्वैत के होंठ नहीं हिले, पर उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। धीरे धीरे, अप्राकृतिक। उसे अब सब याद था। उस रात हवेली में उसने त्याग किया था, पर मरने का नहीं, दरवाजा खोलने का। उसने खुद को नहीं दिया, उसने रास्ता दिया। अब दर्पण किसी एक जगह से बंधा नहीं था। जहां भी कोई कांच में झांकता, जहां भी कोई अपनी परछाई पर भरोसा करता, वहां एक दरार बन सकती थी। और दरारों के उस पार वे 5 नहीं थे, वे अब 6 थे। ठक ठक ठक। और इस बार आवाज बाहर से नहीं, आपके पीछे से आ रही है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अद्वैत सचमुच उस श्राप से मुक्त हो गया था, या फिर उसने अनजाने में एक ऐसा दरवाजा खोल दिया जो अब कभी बंद नहीं होगा?
अगर आज रात आप किसी दर्पण में अपनी परछाई देखें तो एक बार ध्यान से जरूर देखिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी हर हरकत के बाद आपका प्रतिबिंब एक पल देर से मुस्कुरा रहा हो। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं रोशन और जल्द ही फिर मिलूंगा एक और रहस्यमयी, खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक दर्पणों से सावधान रहिएगा, क्योंकि कभी कभी जो आपको देख रहा होता है वो आपकी परछाई नहीं होती। शुभ रात्रि। अगर आप सो पाएं तो